हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। पिछले 2 दिन आपका सेशन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट नथिंग टू वरी अबाउट, हम उसको फर्दर आगे लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आज क्वेश्चंस हम देखेंगे 3 फरवरी के न्यूज़ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स यूपीएससी में बल्कि जो और भी अदर स्टेट लेवल पे डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे आपको हर स्टेटमेंट को थॉरली एनालाइज करते हुए करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से फर्दर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन पे बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, आइए देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं 3 फरवरी के। द फर्स्ट वन इज विद रेफरेंस टू पीएम जनमन पैकेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पीएम जनमन पैकेज के बारे में यहाँ पे 2 बातें हैं, आइए इनको एनालाइज करते हैं कि कौन सी बात इसमें से सही है। द फर्स्ट वन इज इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पीवीटीजी कम्युनिटीज़। क्या ये इनिशिएटिव है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का? तो बिल्कुल सही बात है। पीएम जनमन असल में एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका पर्पज़ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाना। ठीक है, तो ये जो स्कीम है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और डेफिनेटली ये इम्प्लीमेंट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज़। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही था। सेकेंड है इट एम्स टू अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ बेसिक स्कीम्स फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि पीएम जनमन पैकेज जो है उसका पर्पज़ है 100% सेचुरेशन प्रोवाइड करना बेसिक स्कीम्स का, जैसे कि हाउसिंग है, पाइप्ड वाटर है, रोड्स हैं, और किन के लिए? तो पीवीटीजीज के लिए इन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो पीएम जनमन पैकेज के बारे में लिखे हैं बिल्कुल सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर वुड बी सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. Now second question is with respect to the economic survey consider the following statement. आइए देखते हैं 2 बातें हैं। Economic survey is prepared by the Department of Economic Affairs which works under the Union Finance Ministry. तो हम सब जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है डेफिनेटली वो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। बेसिकली इसके थ्रू गवर्नमेंट अपना एक असेसमेंट जारी करता है रिगार्डिंग इकोनॉमी। ठीक है, सेकेंड है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इन फाइनेंशियल ईयर 25 इज ड्रिवन बाय रिकॉर्ड राबी प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड। तो ये कहना गलत होगा क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024 to 25 का, उसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन दी हुई है वो कितनी दी गई थी? 6.3% से लेके 6.8% तक। ठीक है, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26, और ये एक स्टडी इकोनॉमिक आउटलुक को दर्शाता है, राइट। और अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.8% की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है। एंड याद रखिएगा कि इट इज़ ड्रिवन बाय रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन, ना कि राबी प्रोडक्शन। ठीक है, और डेफिनेटली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड। तो यहाँ पे खरीफ होना चाहिए ना कि राबी होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो गया। विच ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट है रियल जीडीपी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि रियल जीडीपी का मतलब ही यही होता है कि इट सम्स फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंट्री, लेकिन इनको इन्फ्लेशन के एडजस्ट होने के बाद लिया जाता है। ठीक है, तो ये पेयर बिल्कुल सही है। सेकेंड है ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA। GVA का मतलब क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कोर इन्फ्लेशन एंड द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में जो है आप फूड और एनर्जी प्राइसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें हम जो चेंज हो रहा है कॉस्ट का उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी बिल्कुल सही दी है। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, ऑल 3 पेयर्स। Now fourth one is regarding the saffron retail
डेमसिल फ्लाई एंड अदर रिलेटेड स्पेशीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक स्पेशीज है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या बातें लिखी हुई हैं। फर्स्ट है द सैफरन रीड-टेल्ड डेमसिल फ्लाई इज एंडेमिक टू द हिमालयन रीजन एंड वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये पाई जाती है सिर्फ हिमालयन रीजन में, यानी कि यहाँ पे एंडेमिक है? नो, क्योंकि ये एंडेमिक होती है टू द वेस्टर्न घाट, ना कि हिमालयन रीजन, ठीक है। और पहली बार इनको जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कर्नाटका स्टेट में आइडेंटिफाई किया गया था, पहली बार इनको यहीं पे स्पॉट किया गया था, ठीक है। तो दो बातें थी इसमें, असल में दोनों ही बातें गलत है। ये जो स्पेशीज़ है सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक है और इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया हमने कर्नाटका में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। सेकेंड है इट हैज़ अ सिनेमन कलर्ड थोरैक्स एंड ट्रांसपेरेंट विंग्स एंड इज़ हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि इनका सिनेमन कलर्ड थोरैक्स होता है, ट्रांसपेरेंट विंग्स इस तरह से होते हैं और ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। और साथ ही ये स्मॉल नॉन पोल्यूटेड फॉरेस्ट स्ट्रीम में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकेंड सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। नाउ नेक्स्ट इज In the light of ammonia pollution in rivers, consider the following statement. अमोनिया पोल्यूशन के बारे में 4 बातें हैं। अमोनिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड इन फूड एडिटिव्स। क्या इसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं? तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर के तौर पे ही अमोनिया का यूज़ होता है और हम इसको एग्रीकल्चर साथ ही फूड प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस दैट इज ईजिली डिजॉल्व इन वाटर। ये भी सही है, ये कलरलेस गैस होती है जो कि आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और इसकी एक शार्प अडर भी होती है, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है और हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अमोनिया कैन कॉज डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन्स। ये भी सही है क्योंकि इसके अंदर कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क पोज हो जाते हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो अगर अमोनिया के साथ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर चल रहा है तो इट कैन डैमेज योर इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल, ओके। नाउ फोर्थ इज क्लोरीन इज यूज टू ट्रीट एक्सेसिव अमोनिया लेवल्स इन वाटर। अगर किसी भी वाटर बॉडी में एक्सेस अमोनिया लेवल्स हैं तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है टू ट्रीट इट। ये भी सही है, ये ज़रूरी है। बेसिकली क्लोरीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चारों बातें अमोनिया पोल्यूशन के बारे में बिल्कुल ठीक हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल 4, ओके। नाउ 6 इज with reference to telecom dispute settlement and appellate tribunal, consider the following statement. इस ट्राइब्यूनल के बारे में 4 बातें हैं, आइए इनको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है इट वॉज established by amending the TRAI Act of 1997 in the year 2000. तो yes, this is perfectly fine. इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था TRAI एक्ट को अमेंड करके 1997 के कौन से साल में? 2000 में। और इसको सेटअप क्यों किया गया था? जिससे कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एडजुडिकेट करना विद अ व्यू जिसमें कि सर्विस प्रोवाइडर के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही जो टेलीकॉम सेक्टर के कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में इंश्योर करते हैं कि एक अच्छे तरीके का ग्रोथ हो सके, प्रॉपर ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन। सेकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स दैट आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या इस बॉडी में एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं और उनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये गलत है क्योंकि इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं, ना कि 5 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 मेंबर्स होते हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करता है। थर्ड है चेयरपर्सन शुड बी और शुड हैव बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। क्या ये कंडीशन है चेयरपर्सन के लिए? बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो इसमें चेयरपर्सन नियुक्त होते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे रह चुके हों या फिर हमारे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे वो रह चुके हों, ठीक है। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है टू बी अ चेयरपर्सन इन द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। फोर्थ है द चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। क्या यहाँ पे जो चेयरपर्सन है उनका 4 साल का टेन्योर होता है या फिर टिल ही अटेन द एज ऑफ 65 years, यानी कि इसमें से जो पहले हो जाएगा? नो, क्योंकि चेयरपर्सन जो ट्राइब्यूनल के होते हैं उन्हें मैक्सिमम 4 साल का टर्म दिया जाता है, लेकिन अगर वो 70 years की एज पे पहुंच जाते हैं तो उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। यहाँ तो इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही उनके टेन्योर का लास्ट डे माना जाएगा। तो यहाँ पे 65 years नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे 70 years होना चाहिए। और यहाँ पे जो 65 दिया हुआ है असल में अदर मेंबर्स के लिए है, जो 2 और मेंबर्स इसमें होते हैं उनके लिए कंडीशन है कि या तो वो 4 साल का टेन्योर पूरा करें या फिर दे अटेन द एज ऑफ 65 years। इसमें से जो पहले हो जाएगा वो उनकी
टेन्योर का लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। तो 65 ईयर्स अदर मेंबर्स के लिए है और यहाँ पे चेयरपर्सन के लिए 70 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है आपका एलिमिनेट हो गया, सेकेंड भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट और थर्ड सही है यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नगोबा जतरा फेस्टिवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस फेस्टिवल के बारे में 3 बातें हैं, आइए इनको हम एनालाइज कर लेते हैं। The first one is it is the biggest tribal festival in India that is held in Telangana। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया का बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है? सम्मक्का सरलम्मा जत्रा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये असल में सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है इंडिया का, ना कि फर्स्ट, ठीक है। और ये तेलंगाना में ही होता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days बाय द मिसरम क्लैन ऑफ गोंड ट्राइब्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि नगोबा जतरा फेस्टिवल मिसराम क्लैन जो है वो सेलिब्रेट करती है इन केसलापुर इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और ये एक मेजर ट्राइबल फेस्टिवल है जिसमें कि डिफरेंट रिचुअल्स ही परफॉर्म करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द फेस्टिवल इंक्लूड्स अ रिचुअल कॉल्ड एज वरूली प्रतिष्ठा विच इज परफॉर्म्ड एट मिडनाइट। ये भी सही है। इसमें बेसिकली एक क्ले एंट हिल को क्रिएट किया जाता है फॉर द सरपेंट डीटी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड सही था, लेकिन फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, ना कि फर्स्ट नंबर पे आता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2, ओके। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्या बातें हैं। द कच्छ रीजन इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट बंधानी टाई डाई टेक्सटाइल आर्ट। यस, दिस इज फाइन क्योंकि बंधानी एक ट्रेडिशनल टाई डाई टेक्निक है जो कि कच्छ गुजरात से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका फोटो भी देख सकते हैं। सेकेंड है द पट्टचित्रा पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम राजस्थान। नो, क्योंकि पट्टचित्रा पेंटिंग जो है ये असल में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आई है, ना कि राजस्थान से, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। पट्टचित्रा पेंटिंग की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द चन्नापटना टॉयज आर मेड यूजिंग अ ट्रेडिशनल वुडन लैक टर्निंग टेक्निक। क्या इसको इस टेक्निक से बनाया जाता है? यस, ये जो टॉयज होते हैं इनको क्राफ्ट किया जाता है यूजिंग अ ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कि लैक और वुड का यूज़ किया जाता है इन कर्नाटका स्टेट, ठीक है। आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले कि टॉयज कहाँ पे बनाते हैं, तो कर्नाटका स्टेट में। तो थर्ड इज परफेक्टली फाइन, सेकेंड इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट वन इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज In the light of India's digital currency initiatives, consider the following statement। इंडिया के डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव्स के बारे में 3 बातें हैं, आइए इनको देखते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज फिएट करेंसी। क्या ये एक डिजिटल फॉर्म है? यस, डेफिनेटली। CBDCs को कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल करेंसी का डिजिटल वर्जन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है डिजिटल करेंसीज कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ये गलत है क्योंकि CBDCs असल में इंटीग्रेट होती हैं एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम के साथ और इनको सेंट्रल बैंक हमारा रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट होने की बात नहीं हो रही है, ओके। ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड है क्रिप्टो करेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द सेम अथॉरिटीज एज CBDCs। ये भी गलत है क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये ऑपरेट करती हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में एंड इनके लिए डिफरेंट रेगुलेशंस हैं अदर देन CBDCs। ये सेम अथॉरिटीज़ के द्वारा रेगुलेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो थर्ड भी आपका गलत है यहाँ पे और फर्स्ट बिल्कुल सही था, सेकेंड वाला भी आपका गलत है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली 1। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डांस परफॉर्म्ड एट अराकू उत्सव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? आइए देखते हैं कौन कौन से डांसेस दिए हैं। फर्स्ट है बस्तार बैंड। यहाँ पे डांस फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट बताना है आपको कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बस्तार बैंड छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है। ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल म्यूजिक और डांस फॉर्म है बस्तार छत्तीसगढ़ से, ठीक है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है क्योंकि थोड़ा एक मार्शल आर्ट डांस और आर्चरी है जो कि हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट हुआ है। थर्ड है तप्पेतु गुल्लू इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नो, क्योंकि तप्पेतु गुल्लू असल में एक डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश स्टेट का, ना कि उड़ीसा का। ये एक डिवोशनल डांस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है विशाखापट्टनम में और इसके अलावा विजयनगरम रीजन्स में, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज कोमू कोया इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये भी ठीक है। कोमू कोया डांस कोया ट्राइब परफॉर्म करती है और स्पेशली अगर हम देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टेट में। तो यहाँ पे ट्राइब का नाम भी याद रखिएगा कि इसको कोया ट्राइब परफॉर्म करती है, ठीक है। तेलंगाना के अलावा अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश होता तो भी बिल्कुल ठीक रहता, ओके। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? तो इसमें से सिर्फ एक गलत था, तप्पेता गुल्लू वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये
ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश में, ना कि उड़ीसा में, ठीक है। बाकी तीनों बिल्कुल सही थे और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ओनली 3, ओके। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने 3 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देख लिया है और फर्दर आगे के लेक्चर्स में हम 4 फरवरी और 5 फरवरी को भी कवर करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई फॉर सम रीज़न, बट आपको परेशान नहीं होना है। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वापस से हम लोग अगले सेशन में इसके मिलते हैं जिसमें हम 4 फरवरी के यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को चेकआउट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।